नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि आप अरब स्प्रिंग के बारे में विस्तार से मुझे बताएं। आज कोशिश किया है मैं आप लोग अरब स्प्रिंग के बारे में शायद समझ सकें। अरब स्प्रिंग पर मेरा नोट्स कैसा लगा ज़रूर बताएं। शायद आपके एग्ज़ाम वगैरह में हेल्पफुल भी हो। अरब स्प्रिंग के ज़रिए लोगों का गुस्सा, हताशा और यूँ कहें तो ख्वाहिशें बाहर निकलने लगी, क्योंकि जो तानाशाही शासन के वजह से उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन आखिरी नतीजा उम्मीद से भी कम रहा। क्योंकि मेरे हिसाब से अरब स्प्रिंग जो है उसने एक नाकामी को जन्म दिया, जो भू राजनीति के लिए एक अस्थिर माहौल था। अरब स्प्रिंग की वजह से नए नए ज़्यादा कट्टरपंथी समूह भी पैदा हुए। इससे इलाके में राजनीति की लड़ाइयाँ और बढ़ी और इसमें सोशल मीडिया की जो भूमिका थी उससे दुनिया रूबरू हुई। लोकतांत्रिक बदलाव के लिए संस्थागत परिवर्तन की तरफ ले जाने के लिए एक सूझबूझ अनुभव ताकत के साथ अरब स्प्रिंग में कोई आगे नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले भी आगे नहीं आए, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ। मैं तो इसे भी अरब स्प्रिंग ही मानूंगा, क्योंकि रेजिम चेंज एक अरब स्प्रिंग ही है। शायद किसी चीज़ से ज़्यादा अरब स्प्रिंग ने बताया कि न सिर्फ सरकार नेताओं के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी इस तरह की प्रणाली में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो लोकतंत्र के निर्माण करने का होता है। इसलिए अरब स्प्रिंग्स ये भी सिखाता है कि लोकतंत्र परिवर्तन और राजनीतिक आंदोलन एक तरह का तमाशाबीनों का खेल नहीं, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, एक योजना, एक प्रतिबद्धता, एक त्याग की ज़रूरत होती है। आइए अब अरब स्प्रिंग के कारण, समय और कालचक्र को जानें। अरब स्प्रिंग जो ने सबको सिखाया कि लोकतंत्र परिवर्तन और राजनीतिक आंदोलन जो है इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, समय और प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। आज से 15 साल पहले पश्चिम एशिया में एक अजीब दौर चल रही थी। बात दिसंबर की है। दिसंबर 2010 मध्य ट्यूनीशिया के सुंदर सा शहर सीदी बुजिद में मोहम्मद बुआजी नाम के एक फल बेचने वाले ने भ्रष्टाचार और स्थानीय पुलिस की धमकी के खिलाफ, जो वहाँ पे एक रैली लगाता था, उस समय खुद को आग लगा ली। जहाँ वो अपना ठेला लगाकर फल बेचता था, एक स्थानीय फल बेचने वालों ने, जिसे कुछ नहीं समझ में आया, या मैं बोलूँ कि कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसके द्वारा इस ललकार को मध्य पूर्व में लंबे समय से राज कर रहे तथाकथित राजाओं, नेताओं के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, और इसी प्रदर्शन को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। इसका नतीजा बहुत चौंकाने वाला था। ट्यूनीशिया में शुरू के दिनों में जो प्रदर्शन है वो मिस्र, बहरीन, सीरिया, लीबिया, दूसरे अरब देशों तक पहुंच गया। सऊदी अरब, यूएई और ईरान के हुकूमतों को भी बगावत का डर सताने लगा। ये डर अभी भी इन देशों के द्वारा इलाके में लागू की जाने वाली नीतियों में दिखाई देता है। इन प्रदर्शनों पर पूरी दुनिया की नज़र गई। लाखों लोग, जिसकी अगुवाई नौजवान करते थे, दशकों सत्ता पे काबिज रहने वाले तानाशाहों के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। लंबे वक्त से ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति रहे जिन अल अबिदीन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस इस्तीफे के साथ ही 1987 में राष्ट्रपति पद के बागडोर संभालने वाले अबिदीनी की पारी का अंत हुआ था।
इसी तरह जब मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर स्क्वायर पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने कब्जा जमा लिया, लंबे वक्त से मिस्र के राष्ट्रपति रहे हुस्न मुबारक ने भी 30 साल तक सत्ता संभालने के बाद अपने पद को छोड़ा। अब देखिए किस तरह से करवट लेता है। लोकप्रिय आंदोलनों की अगुवाई, इन बदलावों का जो जश्न शुरू हुआ, दुनिया भर में लोगों ने जीत के रूप में मनाया। काफ़ी हद तक सही भी था। इन क्रांतियों में गहराई और संस्थाओं की कमी थी। ये दुनिया का पहला सोशल मीडिया अगुवाई वाला आंदोलन था। इसको लेकर पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल था। ऐसे में ज़्यादा समझने बूझने वाली सरकारें और वैश्विक नेता भी सही तौर पर लोगों की राय के बीच में फंस गए और अक्सर लोगों की राय सही समझी गई। यह दुनिया में पहला सोशल मीडिया का अगुवाई वाला आंदोलन बना। इसके लिए पूरी दुनिया में एक अलग उत्साह का माहौल था। इसमें ज़्यादा समझने बूझने वाली सरकारें, वैश्विक नेता भी वास्तविकता और लोगों की राय के बीच में फंस गए। इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। मिस्र में 2012 में चुनाव हुए। मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थक मोहम्मद मुर्सी की जीत हुई, लेकिन आखिरकार 2013 में एक विद्रोह के जरिए मुर्सी को विपक्ष ने सत्ता से बेदखल कर दिया और इस विद्रोह का मुख्य रूप से सेना और धार्मिक समूहों का समर्थन हासिल था, क्योंकि लोकतांत्रिक परिणाम कई को पसंद नहीं थे। न सिर्फ इलाके में बल्कि विदेशों में भी मुस्लिम ब्रदरहुड को उसी साल मिस्र में प्रतिबंधित कर दिया गया। 2014 आते आते मिस्र में एक बार फिर सैन्य शासन के अधीन आ गया। इस बीच सीरिया, यमन, लीबिया सभी युद्ध के चपेट में आ गए। युद्ध क्या, वो गृह युद्ध के चपेट में आ गए। इन देशों में गृह युद्ध आज भी जारी है। समझिए, 15 साल बीतने के बाद भी वो गृह युद्ध जारी है। इन सब का श्रेय उस समय के तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन को जाता है, मेरी समझ से। अमेरिका में इन प्रदर्शनों को मध्य पूर्व में ऐसा इलाका जहां अमेरिका का विदेश नीति दशकों से गहराई से समाई हुई थी, बदलाव के लिए एक स्वाभाविक मूलभूत आंदोलन की तरह देखा जाने लगा। वास्तव में जिन नेताओं को सत्ता से बेदखल किया गया, उनमें से कई के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी थे। ऐसे में ओबामा के सामने कोई विकल्प न बचा। या तो ये लोगों की राय का समर्थन करें या एक क्षेत्रीय मुद्दा समझें। लेकिन दुनिया भर के लोगों को अरब स्प्रिंग की बात पहुंची, नहीं तो वो उस क्षेत्र में दशकों तक अमेरिकी विदेश नीति द्वारा यथागत नीति का समर्थन करते रहे। अरब स्प्रिंग एक साल पहले 2009 में ओबामा प्रशासन ने वास्तव में सोशल मीडिया साइट ट्विटर को कहा कि वो किसी तरह के रख रखाव के लिए ट्विटर बंद करने में देरी करे, ताकि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को मदद मिल सके। इस तरह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ओबामा प्रशासन को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि लोगों को संगठित करने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा औजार कोई नहीं है। दूरसंचार तक पहुंच के साथ साथ उस वक्त इंटरनेट और स्मार्टफोन समाज के राजनीतिक का अभिन्न हिस्सा बन रहे थे। उसी समय सरकार से नाराज लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अरब स्प्रिंग के लिए वैश्विक समुदाय के नेताओं का भी समर्थन मिला, लेकिन वास्तविकता थोड़ी हटकर थी। ज़्यादातर मामलों में कोई राजनीतिक बी प्लान नहीं था और न ही कोई संस्थान था। ऐसे मजबूत नेता भी न थे। न सिर्फ भ्रष्ट सत्ता के पतन के बाद देश को संभाले, बल्कि विदेशी दखल के साथ या विदेशी दखल के बिना राजनीतिक रूप से दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निर्माण कर सके। दशकों तक कुशासन के खिलाफ लोगों की कोशिश के बाद एक उत्साह, आदर्श जैसी झलक काहिरा में दिखी। ऐसा लगा जैसे लोकतंत्र काहिरा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने लोकतांत्रिक राजनीति के लिए नए अस्थायी युग को लेकर
इलाके की वास्तविक क्षमता का बहुत गलत आकलन किया। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश भी आर्थिक तौर पर छोटी मोटी सहायता देने के अलावा कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आए और अरब स्प्रिंग गलत साबित होने लगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सीरिया है। आज सीरिया 15 साल बाद भी किस स्थिति में पहुंच चुका है, आप भी देख रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों में बुनियादी राय यह थी कि पश्चिम एशिया में लोकतंत्र काम नहीं करता है, यहाँ अक्सर तानाशाह के जरिए स्थिरता आती है। अरब स्प्रिंग को लेकर भारत का दृष्टिकोण विदेश नीति के लक्ष्य से निकलकर बाहर आता है और पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति का लक्ष्य तेल उत्पादन, सप्लाई, कीमत को स्थिर करने के साथ साथ वहाँ फैले 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासियों की सुरक्षा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने शायद लंबे वक्त तक यकीन के साथ किया। इस इलाके की स्थिरता योजनाबद्ध लोकतांत्रिक बदलाव से नहीं आएगी, बल्कि स्थिरता के लिए यहाँ के अरब आबादी के ऊपर ही फैसला छोड़ दिया जाए कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। आखिर में हितों की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसके अलावा हर चीज़ कूटनीति है। इसलिए अरब स्प्रिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत ने सभी देशों के साथ अपना संबंध अच्छा रखा। ये रही अरब स्प्रिंग। शुरुआत में भारत को भी लगा था कि अगर ट्यूनीशिया की तरह शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो प्रदर्शन के पीछे का मकसद अच्छा है, लेकिन वैश्विक उथल पुथल के बावजूद इस संकट को लेकर भारत का दृष्टिकोण परंपरागत रूप से सही रहा। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भारतीय राजनीति और भारतीय दूरदर्शिता गलत जगह पे जा रही है, या ये कहें कि गलत दिशा में जा रही है। यही कारण है कि भारत ने उन सभी देशों के साथ अपना संबंध बहुत अच्छा रखा और भारत के उस समय पूर्व विदेश सचिव शंकर मेनन ने अरब स्प्रिंग को लेकर भारत की चिंताओं और दृष्टिकोण का उस वक्त सबसे सारगर्भित ढंग से कहा। पश्चिमी देशों द्वारा विकसित अर्थव्यवस्था अब उस अराजकता को सह सकती है जो तथाकथित अरब स्प्रिंग की वजह से मध्य पूर्व में आ रही है। आइए अब अरब स्प्रिंग का अवलोकन करते हैं। जैसे आप समझ चुके होंगे कि अरब स्प्रिंग का कारण क्या था। बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी आदि सहित विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों, विद्रोहों और सशक्त विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। और विद्रोह का अंतिम लक्ष्य था लोकतंत्र और स्वतंत्रता की वृद्धि करना। अब ये भी है कि अरब स्प्रिंग किन किन देशों में फैला। अरब स्प्रिंग लोकतंत्र के समर्थन, विरोध और विद्रोह की लहर थी जो मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में हुई थी। विरोध के क्षेत्र में मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, सीरिया, लीबिया, मोरक्को शामिल थे। अरब स्प्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश विद्रोह बसंत ऋतु में 2011 में हुआ था, तो मौसम स्प्रिंग का था और आंदोलन अरब में हुए थे, इसलिए अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसका एक अवलोकन करते हैं अपन। अरब स्प्रिंग एक तरह से एक दूसरे विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला मान सकते हैं, जो ट्यूनीशिया से शुरू होती है। मिस्र, लीबिया जैसे देशों के सरकारों में बदलाव हुए, लोकप्रिय समर्थन के बावजूद भी इन सभी को सफल नहीं माना गया। कारण था अंतिम लक्ष्य लोकतंत्र और स्वतंत्रता में वृद्धि करना था। लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद समय उपरांत अस्थिरता और उत्पीड़न में वृद्धि होने लगी, इसलिए यह विभिन्न उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। दिसंबर 2010 में, अब थोड़ा इसकी उत्पत्ति मैंने पहले बता दिया है, फिर इसे संक्षेप में। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया के स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद BRG
ने पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से सब्जियां जब्त करने के विरोध में खुद को आग लगा लिया था। इस कारण से यह आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उस मोहम्मद को परमिट हासिल नहीं था। इस कृत्य को ट्यूनीसिया में अब प्रसिद्ध जैस्मिन क्रांति के लिए उत्प्रेरक का काम किया, जिसके कारण ट्यूनिस की राजधानी में सैकड़ों विरोध प्रदर्शन हुए और पूरे देश में फैल गए। विरोध के पैमाने इतने भयंकर और विस्फोटक थे कि राष्ट्रपति जिन अल अब्दीन बेन अली को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 20 साल तक ट्यूनीसिया पर शासन करने के बाद सऊदी अरब भाग खड़े हुए। ट्यूनीसिया के घटनाओं से ही प्रेरणा लेकर दूसरे देश के कार्यकर्ता भी आंदोलन करने लगे। इस तरह से यह आंदोलन काहिरा, मिस्र में तहरीर स्क्वायर विद्रोह और बहरीन में इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी शामिल है। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्न हटने के प्रारंभिक लाभ रक्षा मंत्री अब्दुल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में तख्तापलट के बाद खत्म हो गए, जो 2013 से अब तक सत्ता में बने हुए हैं। इस बीच लीबिया में तनाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को अक्टूबर 2011 में हिंसक गृह युद्ध के दौरान उखाड़ फेंका गया तथा विपक्षी लड़ाकों द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसने भी आंशिक रूप से विश्वव्यापी शरणार्थी संकट बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके हजारों लोग लीबिया पलायन कर गए। अधिकतर लोग यूरोप में नए अवसरों की तलाश में भूमध्य सागर नावों से पार कर यूरोप पहुंचने लगे थे। इस तरह से अरब स्प्रिंग के बाद शुरू हुए गृह युद्ध कई देशों में गृह युद्ध भड़का, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एंड आज सीरिया में कैसे एक आंदोलन के बाद ख़त्म हुआ। बशर अल असद का भी शासन अंत हो गया। तो इस तरह अरब स्प्रिंग जो है कैसे अपने मुकाम पर पहुंचा। हालांकि अरब स्प्रिंग के दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक तो सामने यही आ रहे हैं, और इसे हम ये कहेंगे कि आंशिक रूप से ही समझे तो अरब स्प्रिंग सफल भी रहा और कुछ मामलों में असफल भी रहा। जय हिंद, जय भारत।